छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ तो लगभग निश्चित था कि वहां पर आना ही आना है। भूपेश बघेल बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी जिस तरीके से हम तो ये कहेंगे कि नेतृत्व संभाल नहीं पाया। ये छत्तीसगढ़ में भी जो नीचे का अपना अंतर्दन था उसको नहीं संभाल पाया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको बखूबी उसको भुनाया। तो इस पर चर्चा करने के लिए हम हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी हैं। जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी, आपकी टिप्पणी। धन्यवाद तिवारी साहब। ये बात सही है, छत्तीसगढ़ में जितने भी पत्रकारों की राय थी या जो भी जनता के बीच में संपर्क कर रहे थे, सभी को ये लग रहा था कि जो बघेल सरकार है वो छत्तीसगढ़ में रिपीट होगी। और और आगे कहने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, कर्नाटक चुनाव के बाद जो एक हौसला बढ़ा था उन ताकतों का कि जो इस देश में लोकतंत्र को देखना चाहती है, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है, उन ताकतों को, उन सोच को निश्चित रूप से धक्का लगा है और लोगों को फिर से लगने लग गया है इस परिणाम के बाद कि शायद मोदी को नहीं हराया जा सकता। ये एक बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन हम लोगों से चर्चा में, परसेप्शन में ये बात आ जा रही है और इसको कैसे दूर किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हम जो भी छत्तीसगढ़ का आकलन कर रहे थे, वो जो भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा जो किए गए काम है, जो किसानों के लिए काम किए उन्होंने, उसके बाद गांव के में जो आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए काम किए, नौजवानों के लिए बिजली का बिल जो है आधा किया और जो वेलफेयर काम शिक्षा में किए, इन सब के आधार पर उनका एक रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस के पास था जो एक आशा बंधाता था कि जनता उसको दोबारा वोट देगी। लेकिन दूसरी तरफ जो कर्नाटक चुनाव के बाद जो स्टालिन ने सनातन के बारे में टिप्पणी की और उसको फिर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे लड़के ने उसको एंडोर्स किया, उसको लेके बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया थी, खासकर हायर कास्ट में, उच्च जाति के लोगों में, कि ये जो कांग्रेस है ये सनातन के खिलाफ है। कांग्रेस इस ये जो आक्षेप था, ये जो उनके ऊपर आरोप था, इस आरोप को जनता को बीच में साफ नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ के भी जो उच्च जाति के लोग हैं उनके अंदर में था कि कांग्रेस हमारे सनातन के विरोध में। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूं, और इसीलिए देखिएगा मोदी जी हर भाषण में बोलते थे सनातन सनातन। वो उन्होंने उस चीज को पकड़ लिया और उस चीज को पिन पॉइंट करके जनता के और मीडिया के जरिए जनता के बीच में परोसा कि ये जो सनातन है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारी परंपरा, हमारे आसान का प्रश्न। और दूसरी बात जो है, जो धार्मिक राष्ट्रवाद की जो ताकत है, इसको भी हम लोग समझने में कहीं चूक कर गए। जो हिंदुत्व कार्ड खेल रही है बीजेपी लगातार, वो जो जनमानस में अपना असर छोड़ा है। हम कहते हैं मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो है गरीब महिलाओं पर, उसका बहुत बड़ा असर हुआ। हम ये कहते हैं कि लाडली बहना का असर तो बाद में हुआ। पहले आप देखिए जो मध्यम वर्ग है, जिसके घर में 3-3 लोग बेरोजगार हैं, कहीं कोई रोजगार नहीं है, महंगाई के चलते घर चलाना मुश्किल है, वो मध्यम वर्ग भी जो है वो बीजेपी को वोट देता है इस नाम पर कि ये हमारे हिंदुत्व की रक्षक पार्टी है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम लोग जब छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की बात करते थे तो नजरअंदाज करते थे। आपको मालूम होगा जब साध्वी प्रज्ञा भोपाल में लड़ रही थी तो उन्होंने उसी कार्ड को खेला था दिग्विजय सिंह के खिलाफ और एक एक स्लिप देते थे कि हिंदुत्व चाहते हैं या मुसलमानों का राज चाहते हैं। तो इस आधार पर वो चुनाव जीतते हैं। इसका काट जो करना है, देखिए कांग्रेस का पॉजिटिव पॉइंट जो था छत्तीसगढ़ में भी पूरे हिंदुस्तान में, जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि पिछड़ों का
जो है कितना प्रतिनिधित्व होगा उनकी आबादी के अनुसार। ये तो ऊपर लेवल में राहुल गांधी तो कह रहे थे, लेकिन जो कांग्रेस का जो संगठन था वो उतना इस मामले पे सक्रिय नहीं था। जिस ढंग से चुनाव की मशीनरी को होना चाहिए, और कहना चाहिए कि कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ प्रचार माध्यमों के जरिए ही चुनाव जीत लेना चाहती थी। उसका दुश्मन कितना संगठित है, कितना व्यवस्थित है, कितना उसमें रण कौशल और चातुर्य है, इससे अनभिज्ञ वो अपने पुराने तरीके से ही लड़ने को तैयार थी। और कहना चाहिए कि आधी अधूरी तैयारी से कांग्रेस लड़ रही थी। एक और फैक्टर था कि कांग्रेस के अंदर आपस में बहुत, बीजेपी में भी थोड़ी बहुत फूट थी, लेकिन कांग्रेस में जो आपसी टकराव था छत्तीसगढ़ में, और हमने तो देखा है बहुत जगह पे बड़े कमजोर कैंडिडेट खड़े कर दिए गए जो कि आसानी से बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करते थे, और वो इसलिए किए गए कि कांग्रेस को हराया जाए। ये तो कांग्रेसियों का समस्या है, वो उसको कैसे करके ठीक करेंगे। तो ये सब बहुत सारी चीजें थी जिनकी वजह से जो है वो कांग्रेस को ये स्थिति पे आना पड़ा। दूसरी बात जो है, आप एक चीज समझिए, एक कहते हैं ना, कहावत है, किसी ने लिखा है कि शकुनी के पासों से शकुनी को नहीं हराया जा सकता। आप बीजेपी के पिच पर बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। अब आप देखिए कमलनाथ जी वो बागेश्वर बाबा को बुला रहे हैं, इस तरीके से आप कभी भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। आपका जो एजेंडा है, आप यदि अपने एजेंडे को जनता के दिमाग तक नहीं ला पाएंगे, उसको एक एक व्यक्ति को नहीं समझा पाएंगे कि हमारे एजेंडा का क्या महत्व है, और उसके प्रति यदि मतदाता को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, तो आप कभी भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। तो ये एक बातें जो है वो निकलती हैं इस चुनाव परिणाम से। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह जो है, अभी तो हम टीवी में देखते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से बालकनाथ जी आगे बढ़ के आगे चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आरएसएस का यूपी के बाद दूसरा प्रयोग राजस्थान में शुरू हो जाए, जिसके कि लक्षण आज हम लोग को नजर आ रहे हैं टीवी के माध्यम से। तो ये हमारा, इसलिए हम लोगों को एक चीज मैं जो सोच रहा हूं कि इस परिस्थिति से निकलने का एक ही रास्ता है, राजनीतिक गठबंधन तो है ही, उसकी जो उपयोगिता को हम कम नहीं कर सकते हैं, उसको और पुख्ता करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरा, लेकिन हम लोगों को ये भी उनके दिमाग में डालना पड़ेगा कि कुछ सामाजिक संस्थाओं को सक्रिय होकर जो इंडिया अलायंस के मुद्दे हैं, इसके प्रति गांव-गांव में हमको वहां पर लोगों को समझाना पड़ेगा, मध्यम वर्ग को शहरों में समझाना पड़ेगा कि भाई ये जो हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, ये कॉर्पोरेट का राष्ट्र है। ये जो राष्ट्र है ये मनुस्मृति का राष्ट्र है, ब्राह्मणवाद का राष्ट्र है, ब्राह्मणों का नहीं। ये ब्राह्मणों का भी राष्ट्र नहीं होगा, ये ब्राह्मणवाद का राष्ट्र होगा। यदि इस तरीके से हम लोगों को समझाएं, तभी हम बीजेपी को जो है एक शिकस्त देने के बारे में सोच सकते हैं। अन्यथा ऊपर ऊपर से यदि हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग नहीं इस मामले में सक्सेस हो सकते हैं। इतना ही।